नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार एवं स्वरोजगार के संसाधन बढ़ाए जाएं। नई पर्यटन नीति का आम जनमानस तक व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लोग कितना लाभ ले पा रहे हैं, इसका पूरा आकलन किया जाए। जिन योजनाओं में आम जन का रुझान बढ़ा है, इसमें यदि टॉपअप लोन अथवा सब्सिडी की धनराशि बढ़ाने की आवश्यकता हो रही है तो इसका भी प्रस्ताव तैयार किया जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड एट 25 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। बता दें आपको कि सीएम धामी ने कहा है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं का लाभ राज्य के सभी पात्र लोगों को मिले। इसके लिए ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिससे ये पता चल सके कि कौन सा परिवार किन योजनाओं का लाभ लेने का पात्र है और कितने परिवार योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो जरूरतमंद लोग सरकार की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनको विभिन्न संचार एवं प्रचार माध्यमों से योजनाओं की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में होम स्टे को और बढ़ावा देने की जरूरत है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी योगेश सेमवाल हमारे संवाददाता दे रहे हैं। योगेश, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, विस्तार से बताएं। योगेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राज्य की प्रमुख पार्टियों की तरफ से भी कोशिश यही है। फिलहाल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को रोजगार में बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार के संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं और नई पर्यटन नीति का आम जनमानस तक व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लोग कितना लाभ ले रहे हैं, इसका पूरा आकलन किया जाए। जिन योजनाओं में आम जन का रुझान बढ़ा है, इसमें यदि टॉपअप लोन अथवा सब्सिडी की धनराशि बढ़ाने की आवश्यकता जरूरत हो रही है तो इसका भी प्रस्ताव तैयार किया जाए। तमाम प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड एट 25 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं। योगेश सेमवाल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में पर्यटन का अपना एक अलग विशेष महत्व है। बहुत ज्यादा अगर हम राजस्व की दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा राजस्व जो है उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र से ही मिलता है। ऐसे में जो ये बड़ा बैठक ली गई और पूरी तरह से जो है निर्देशित किया गया, उसमें सादा फोकस ये है कि किस तरह से जो पर्यटन है उसका विस्तार किया जाए। पर्यटक जो उत्तराखंड में आता है उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, 4 धाम यात्रा में किसी तरह की परेशानी ना हो, इन सभी चीजों को लेकर निर्देशित किया गया है और कहा गया है कि पर्यटन को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की विशेष याचिका को निरस्त कर दिया है। बता दें आपको कि इससे पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने भी विधानसभा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया था। बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से दायर विशेष अनुग्रह याचिका एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है। उत्तराखंड विधानसभा में नियमों के विरोध तथा नियुक्तियों के संबंध में हाई कोर्ट ने भी इस फिर से उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के फैसले को सही ठहराते हुए बर्खास्त कर्मचारी द्वारा दाखिल याचिका को मात्र 1.5 मिनट के अंदर ही सुनवाई में निरस्त कर दिया। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से पैरवी कर रहे वकील अमित तिवारी ने बताया है कि साल 2021 में विधानसभा में के रूप में ही नियुक्त हुए 72 कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई याचिका को उच्चतम न्यायालय में डबल बेंच के न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायाधीश मनोज मिश्रा द्वारा सुना गया, जिसमें डबल बेंच ने मात्र 1.5 मिनट में ही याचिकाकर्ताओं की याचिका को निरस्त कर दिया था और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के द्वारा लिए गए फैसले को सही ठहराया।
विधानसभा उत्तराखंड में बर्खास्त कर्मचारियों में से एक कर्मचारी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पिटीशन को डिसमिस किया। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूं। योगेश सेमवाल इस पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, जानना चाहेंगे कि राज्य कर्मचारियों की विशेष याचिका निरस्त कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? तो आपको बता दें कि दरअसल बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की विशेष याचिका को निरस्त कर दिया है। इससे पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने भी विधानसभा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया था। बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से दायर विशेष अनुग्रह याचिका एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है और उत्तराखंड विधानसभा में नियमों के विरोध तहत नियुक्तियों के संबंध में हाईकोर्ट ने फिर से उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के फैसले को सही ठहराया। योगेश सेमवाल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की विशेष याचिका को निरस्त कर दिया, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले ही विधानसभा में कई सारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। वजह ये बताई गई थी कि इनकी नियुक्ति में गड़बड़ी पाई गई है और उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया था विधानसभा अध्यक्ष ने और इसी को लेकर वो कर्मचारी जो कि जिनको निकाला गया था वो कोर्ट पहुंच गए थे। पहले वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने वहां पर सीधे तौर पर यह कहा था कि जो भी फैसला लिया गया है विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से वो सही है, उन्होंने उसको सही ठहरा दिया था। इसके बाद जो है यही कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यही बात दोहराई है कि जो इन्होंने फैसला लिया है वो सही लिया है, अगर जांच में जो आया है वो बिल्कुल सही है। इतना जरूर है कि अभी तक पूरी तरह से फैसले में अगर कहीं विधानसभा अध्यक्ष वो अड़ी हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, तो अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही बड़ी बड़ी मोहरें उनकी इस फैसले पर लग चुकी हैं। लेकिन याचिका के बाद अब कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या उस समय जिन लोग कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है, क्या उनके नाम भी आगे आएंगे, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ये बातें भी सामने आने लगी हैं। उसके साथ ही जो कर्मचारी है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें हमारी गलती क्या है, पर जिस तरह से अगर बात कहें कि पैसे देकर नौकरी लगी है या फिर किसी भी तरह से लगी है, तो ऋतु भूषण जो खंडूरी है उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हम अपने फैसले में अड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके फैसले को सही मान लिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने 2000 के नोटों को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक चुनाव की खींच निकाली है। पूर्व में केंद्र सरकार ने नोटबंदी की, उस समय आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब 2000 के नोट शुरू किए गए थे तो उस समय इन नोटों को छापने में बहुत पैसा खर्च हुआ, साथ ही एटीएम में उन नोटों को डालने में बहुत पैसा खर्च हुआ था और वहीं काले धन के नाम पर जो नोटबंदी की गई थी उसमें 99.9% पैसा भी वापस आ गया, यानी कि काला धन भी नहीं था। तो इस काम का औचित्य क्या बनता है? वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था और एक बार फिर से केंद्र सरकार ने 2000 का नोट बंद कर दिया है, जिससे लोगों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पुराने 500 और 1000 के नोट बंद किए तो एकाएक वो जो है टेलीविजन में अवतरित हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 500 और 1000 के नोट जो है आज से चलन से बाहर हो गए। उसके बाद देश में जिस तरीके का वातावरण बना, कई सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और अब फिर एक बार 2000 का नोट बंद कर दिया। हम तो उस समय भी समझ रहे थे कि आपने 1000 रुपए का नोट ये कह के बंद किया कि ये बंद होगा तो काला धन आएगा, लेकिन उसके बदले 2000 का नोट आपने निकाल दिया। तो आपने तो खुद ही जो है काला बाजारियों को जो है संरक्षण देने का काम किया।
और आज 2000 के नोट को भी बंद कर दिया। आम जन को जो है फिर से एक बार लाइन में लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है और देश की अर्थव्यवस्था इससे पूरी तरीके से ध्वस्त होगी। और सबसे ज्यादा काला धन अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहीं उत्तराखंड में अवैध मजारों पर हो रही कार्रवाई पर विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राचू ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि देश में जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। इसी तरह से उत्तराखंड की धामी सरकार की अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है और साध्वी प्राचू ने कहा है कि उत्तराखंड में सरकारी संपत्ति पर बड़े स्तर पर अवैध मजारें बनी हुई थी, जिनको सरकार द्वारा तोड़ने का काम जारी है। उन्होंने राज्य सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है। द केरल स्टोरी को लेकर राजस्थान में दिए गए साध्वी प्राचू के बयान पर गहलोत सरकार ने मुकदमा दर्ज किया। इस पर साध्वी प्राचू का साफ कहना है कि वे ऐसे मुकदमों से नहीं डरती। गहलोत सरकार ही नहीं, पूरी कांग्रेस उन पर मुकदमे दर्ज करा सकती है, लेकिन वह हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा लड़ती रहेंगी। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी जो कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, उसकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। शहर में सड़क, बिजली, पानी मुख्य समस्या बनी हुई है। यहाँ लगातार बिजली कटौती से आम आदमी परेशान है, साथ ही पेयजल की समस्या भी बढ़ती जा रही है। सुमित हृदयेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री उनको मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, ऐसे में यहाँ का विकास ठप हो गया है। बिजली की घोषित जो एक कटौती है, इससे त्राहिमाम पूरे शहर में है। पानी के जो संकट है वो विकराल रूप लेता जा रहा है। गड्ढों में सड़क बन चुकी है, सड़क में गड्ढे नहीं, अब गड्ढों में सड़क बन चुकी है। तो ये बहुत बुरा, इन्होंने जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, हमारी आन बान शान हल्द्वानी, जिसके लिए इतनी मेहनत करके कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने उसको स्वरूप दिया, मेरी माता जी ने, स्वर्गवासी माता जी ने स्वरूप दिया। आज पूरी व्यवस्थाओं को इन्होंने ठप कर दिया। भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर चुका है। अफसरशाही इतनी हावी है कि लगता ही नहीं है कि इस जिले में जो 5 भाजपा के विधायक हैं उनके कोई भी अधिकारी सुन रहा। ब्रह्म मुहूर्त में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। श्रद्धा एवं मान्यताओं के बीच श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कपाट प्रक्रिया पूरी हुई और पंच केदारों में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में भगवान शिव के एकनान स्वरूप मुख की पूजा होती है। कपाट खोलने के बाद अगले 6 महीने तक रुद्रनाथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। कपाट खोलने के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। तो बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए हैं और साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। भगवान रुद्रनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण, विधि विधान और पुलिस सुरक्षा के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए। श्रद्धा एवं मान्यताओं के बीच श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कपाट प्रक्रिया पूरी हुई और पंच केदारों में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में भगवान शिव विराजमान हैं और ऐसे में इनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ होती है। तो संदीप इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संदीप, केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए पूरे विधि विधान के साथ, क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें, जो पंच केदारों में एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त में आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर जो रुद्रनाथ धाम है वहां पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और जो वहां के हक हकूकधारी थे वो मौजूद थे। नेहा आपको बताते चले कि 17 तारीख को जो शीतकालीन गति स्थल गोपीनाथ मंदिर से जो भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली थी वो रुद्रनाथ पे रवाना हुई थी और 18 तारीख को वहां पहुंच गई थी। आज ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रुद्रनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए संदीप।
वहीं पर्यटन नगरी मसूरी के 200 साल पूर्ण होने पर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा टाउन हॉल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही मसूरी शहर को अपना योगदान देने वाले विभिन्न लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और इंडियन स्पेस नई दिल्ली के महानिदेशक अमित कुमार भट्ट और शहर को बसाने वाले कैप्टन यंग के परिजनों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कैप्टन यंग की पोती रिचल माघोवन ने शहर के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा संकलित किए गए चित्रों को प्रदर्शित किया है। कार्यक्रम में यहाँ के गौरवशाली इतिहास पर विरासत से बातचीत की गई। अभी हमने ऐप को लॉन्च किया है जिसके जरिए आप किसी पॉट होल, किसी गड्ढे की फोटो हमें भेज सकते हैं और 7 दिन के अंदर वो रिपेयर करके आपको वापस फोटो भेजा जाएगा। तो ऐप का हमने किया है जिसमें हम नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो हो गया, ये सब सड़कों के ऊपर जो पॉट होल्स हैं, गड्ढे हैं, उनको मुक्त किया जाएगा। कितनी लाभदायी रहेगी ये योजना जो आपकी है, जो आपके गड्ढा? अब ये शुरू हुई है, अब देखेंगे निश्चित रूप में 7 दिन के अंदर हम करके देंगे। उसका हमारे पास काम शुरू हो गया है उसका, तो उसका निश्चित रूप में लाभ मिलेगा। जो हमें सूचना देगा उस सूचना के आधार पर उसको रिपेयर करके हम उसकी वापस फोटो भेजेंगे। सर एक और सवाल, सर सर्किट हब आप बना रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट ऐसा है, जो सर्किट्स हमने बनाए हैं उसमें शाक्त सर्किट है, वैष्णव सर्किट है, शैव सर्किट है, हनुमान सर्किट है, विवेकानंद सर्किट है। अपना मसूरी जो है ये तो सर्किट में ऑलरेडी ही आया हुआ है। यहाँ तो यात्री आता ही है, मसूरी का नाम जानता ही है। हम चाहते हैं कि यात्री को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, यहाँ से वो धनौल्टी भी जाए और भी कद्दू खाल हो गया, सुरकुंडा हो गया और यात्री हो जाए। आपने देखा होगा सुरकुंडा में हमने रोपवे बनाया है और बड़ी आसानी से अब उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक्सकेलेटर भी बन रहा है ताकि लोग पहुंच सकें। तो डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और आपको पता है कि कितने हमारे होम स्टे खुल गए हैं जिसका लाभ लोग ले रहे हैं। आज अपना घर जैसा वातावरण जो है होम स्टे में लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे हमारे टूरिज्म को चार्ज। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप APN न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in।